Good morning, class. Welcome back to this channel. Myself, CA Ronak Agarwal, and we will learn business studies in this channel. In the last class, we were reading chapter 6 of class 12th Commerce CBSE curriculum, and chapter 6 is staffing. स्टाफिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे और स्टाफिंग में हमने लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ स्टाफिंग कवर कर लिया है, इम्पोर्टेंस कवर कर लिया है, स्टाफिंग और एचआरएम का बीच में क्या रिलेशन है वो हमने कवर कर चुका है, स्टाफिंग प्रोसेस हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी है, आप देख सकते हैं इसको। स्टाफिंग प्रोसेस जो हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे सीता स्वयंवर के साथ रिलेट करके, उसमें था जैसे कुछ स्टेप इन्वॉल्व थे उसमें, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारे स्टेप थे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो वहाँ पे वो सारे स्टेप फॉलो होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे ये सारे स्टेप फॉलो नहीं होते, ये नीचे दिए गए स्टेप फॉलो होते हैं, ये 3 स्टेप। ठीक है, कुड यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग प्रोसेस जो कल पढ़े थे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और ये जो स्टेप है ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। स्टाफिंग प्रोसेस जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो हम कल पढ़े थे, जहाँ पे HRM होता है। HRM मतलब बता चुका हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन जहाँ छोटा ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर नो HRM इज़ देयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ नहीं होता है, मतलब ऐसे सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होता है, वहाँ पे ये स्टेप फॉलो होता है। ठीक है, समझ में आया? जहाँ पे HRM नहीं होता है वहाँ पे ये 3 स्टेप फॉलो होता है। क्या क्या है ये, आगे आते हैं जल्दी फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट इज़ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक बोलेंगे तो। फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऐसे नाम से पता चल रहा है परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ है। अप्रेजल का तो चलो वर्ड आपको पता नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ऑब्वियस सा बात है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसका हम परफॉर्मेंस तो चेक करेंगे ना, कि कैसा काम करता है, सही से काम कर रहा है या नहीं, एफिशिएंसी कैसा है, टैलेंट कितना है, स्किल कितना है। तो वो सारा जो चेक होता है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है, मुझे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो मैं क्या करूँगा? आप बोलेंगे वेरी इजी है सर, टेस्ट ले लीजिए हम लोगों का। वही चीज़ है, जैसे मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँगा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको कई दिन से और मुझे लग रहा है कि आप लोग सही से सुन रहे हैं नहीं, मुझे एक बार चेक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 यूट्यूब में, तो अब मुझे डाउट है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का टेस्ट है आप लोगों का। ठीक है, ये मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का टेस्ट है। कब है? आज कौन सा डेट है? आज है 14 में। आप लोगों का है 17 मई 2020। ठीक है, आगे पढ़ें। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल दी, अब हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टेस्ट कौन देगा सर, हम परेशान हैं। यही चीज़ को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। मजाक कर रहा था, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, इन्जॉय। ठीक है, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का मैंने सोचा कि मैं टेस्ट ले लूँ, क्योंकि मुझे जानना था कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट। लाइकवाइज कंपनी भी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। जब कंपनी में एम्प्लॉय आते हैं जॉब के लिए तो उनका वो चेक करता है कि वो लोग सही हैं या नहीं। ठीक है, तो
परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है पहले से, कोई स्टैंडर्ड के बेसिस में पहले से कुछ स्टैंडर्ड कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि इस बेसिस में हमको टेस्ट लेना है, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेज करना है। जैसे कि मैं पहले से डिसाइड किया चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का ही टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है। तो वो पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, उसके बेसिस में उन लोगों का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बहुत ईजी सा स्टेप है, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अच्छे से सुनिए, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। सेकेंड स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब चेक कर लिए कि परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, कंपनी इज़ हैप्पी, कंपनी खुश हो गया, तो अब क्या करेगा, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब वो सोचेगा कि अब जैसे बच्चे का टेस्ट लेने के बाद पता चल जाता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन बच्चा अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है, कौन यूज़ नहीं कर रहा है। वैसे तो सबके पास ब्रेन प्रॉपर दिया है भगवान ने, लेकिन कई बच्चे उसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, तो इसीलिए उनका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। कई टीचर्स बोलते हैं कि ब्रेन सबका अलग अलग है, सबका स्किल और टैलेंट अलग अलग है, बट मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपना ब्रेन को फोकस करेंगे एक ही जगह में, तो आप वहीं से आप जीत जाएंगे, आप उसी एरिया में आप एक्सेल कर जाएंगे, ठीक है, आप उसी एरिया में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो अलग बात है, वो थोड़ा सा बीच में मैं आपको एक टॉपिक निकला तो बता दिया। लाइकवाइज अब कंपनी ने चेक कर लिया, जैसे टीचर चेक कर लेते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, और जान जाते हैं कि कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। लाइकवाइज कंपनी को भी पता चल गया फर्स्ट स्टेप में परफॉर्मेंस अप्रेजल करके कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, किस लायक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब वो लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप में कि इसको किस जॉब में मैं रखूं, मतलब विच जॉब। आपको क्वेश्चन होगा विच जॉब। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कई टाइप का जॉब होता है, ठीक है, जैसे कि वॉचमैन का भी जॉब होता है, ठीक है। दूसरा है टाइपिस्ट का भी जॉब होता है, जिसको हम क्लर्क बोलते हैं। तीसरा अकाउंट्स का भी जॉब होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब होते हैं, ठीक है। वॉचमैन का भी जॉब होता है, टाइपिस्ट क्लर्क का भी जॉब होता है, अकाउंटेंट का भी जॉब होता है, ठीक है। तो एक ह्यूमन आया, अभी तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय नहीं बना ना, इसलिए उसको एम्प्लॉय नहीं बोल रहा हूँ। एक ह्यूमन आया था, उसने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद पता चला कि वो आया तो था वॉचमैन का जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके टेस्ट से हमको पता चला कि वो इंसान कुछ पढ़ा लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रमोट कर देंगे टाइपिस्ट की जॉब में, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अपनी मर्जी से कर सकता है। उसको लगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद उसको लगा कि ये जो बंदा है वो वॉचमैन तो बन ही सकता है, लेकिन इसको कुछ नॉलेज भी है, ये पढ़ा लिखा भी है, तो इसको हम टाइपिस्ट भी बना देंगे, ये टाइपिस्ट का काम कर लेगा, क्लर्क का काम कर लेगा, ठीक है। तो हम चेक करके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो इंसान वॉचमैन बनने लायक है या फिर टाइपिस्ट बनने लायक है, ठीक है। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में यही होता है, ये स्टेप में यही चीज़ होता है, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस में हम ये चेक कर लेते हैं। हाँ, तो पता चला कि वो टाइपिस्ट के जॉब के लिए सूटेबल है, तो हमने उसको टाइपिस्ट के लिए रख लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बंदा आया था टाइपिस्ट का जॉब करने के लिए, कोई बंदा आया था टाइपिस्ट का जॉब करने के लिए, लेकिन वो टैलेंटेड था, वो अपना ध्यान अकाउंट्स में भी लगा सकता था, क्वालिफाइड था, तो हमने उसको अकाउंटेंट का जॉब दे दिया। सो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में हम यही करते हैं कि जो इंसान जॉब के लिए आते हैं हम उनको चेक कर लेते हैं कि कौन किस लायक है, और उससे एक पता चल जाता है कि हमको कौन किस पोजीशन को अच्छे से संभाल लेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो रिपोर्ट आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये इसके बेसिस में जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस में हम ये प्रमोशन करियर प्लानिंग करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है कंपेंसेशन।
देखो, कंपनसेशन मतलब मैं बताया था आपको, सैलरी या वेज होता है मतलब इन रिटर्न जो आप एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय ने जो काम किया उसके बदले आप जो उसको देते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। कंपनसेशन में हम क्या करते हैं, हम सैलरी या वेज के रूप में जो इंसान है उसको हम पैसा देते हैं। अरे तनख्वाह तो देंगे ना, सैलरी तो देंगे ना। कोई काम करने आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको फ्री फ्री में थोड़ी ना काम करवा लेंगे उससे, वो करेगा ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम। तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसको सैलरी देंगे ना, मतलब बदले में कुछ तो देंगे ना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्राइस ऑफ जॉब। मतलब आपने जो काम करवाया उसका आपको कीमत चुकाना है। ठीक है, आपने जो काम करवाया उसका आपने कीमत चुकाया। ठीक है, अब देखो इसमें वो सैलरी वेजेस वगैरह तो चीज़ तो आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सैलरी आता है, मैं आपको बताया था सैलरी, वेज। ठीक है, ये डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। इनडायरेक्ट में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो आपका इनडायरेक्ट में आता है। ठीक है, मैं या फिर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, मेडिकल एजुकेशन, समझ में आया? तो वो आपका इनडायरेक्ट मोड ऑफ कंपनसेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, कोई हार्ड चीज़ मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीका होता है। ये डायरेक्ट तरीका है और ये इनडायरेक्ट तरीका है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट तरीके में आपको एक नॉलेज और देना है। दो टाइप के डायरेक्ट तरीके होते हैं, मतलब सैलरी और वेज देने के दो टाइप के तरीके होते हैं। एक होता है टाइम बेस्ड और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड लिखा हूँ मैं ये चीज़। हाँ, ये है परफॉर्मेंस बेस्ड और ये है टाइम बेस्ड। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैं बताता हूँ कि टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, एक बार इधर फोकस करिए। देखो, जो यहाँ पे हम देखे थे कि वॉचमैन और टाइपिस्ट, वॉचमैन जो आया था उसको हमने टाइपिस्ट के जॉब के लिए रख दिया। ठीक है, तो अब जो टाइपिस्ट है वो किस टाइप से सैलरी लेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड और टाइम बेस्ड में, वो चीज़ हम अभी सीखेंगे। ठीक है, सो आई वॉज टेलिंग कि प्राइस ऑफ द जॉब जो हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं जॉब के लिए वो
डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट में हमने डिस्कस किया था मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी। डायरेक्ट में हम डिस्कस किए थे जैसे सैलरी और वेज देते हैं। अब इसका दो तरीका है, टाइम और परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि टाइम और परफॉर्मेंस बेस्ड किस टाइप से किया जाता है पेमेंट। ठीक है, टाइम बेस्ड अगर है तो उसको फिक्स सैलरी मिलेगा, उसको फिक्स सैलरी मिलेगा से 6,000। ठीक है, जैसे एक टाइपिस्ट है, उसका काम क्या है, टाइपिंग करना। तो टाइपिस्ट है, उसको अगर टाइम बेस्ड हम कंपनसेशन दे रहे हैं तो उसको फिक्स सैलरी 6,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही टाइपिस्ट को हम बोलें कि तुमको पर पेज टाइप करने का 20 रुपीज़ हम देंगे। ठीक है, और तुम दिन में जितना पेज टाइप किए उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड। समझ में आया? तो टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड आई होप आपको समझ में आएगा। ये है टाइम बेस्ड, जिसमें फिक्स सैलरी दिया जाता है, 6,000 रुपये देंगे जैसे मान लो टाइपिस्ट को, चाहे वो कितने भी पेज टाइप करे उसको 6,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा मंथ के एंड में। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड में हम उसको बोलेंगे कि तुमको फिक्स सैलरी नहीं मिलेगा, तुम जितना पेज टाइप करोगे पर पेज के हिसाब से तुमको 20 रुपये मिलेगा। तुम 100 पेज टाइप किए महीने में पूरा तो तुमको 2,000 मिलेगा। तुम अगर 200 पेज टाइप किए तो तुमको 4,000 मिलेगा। वैसे ही तुम जितना ज़्यादा पेज टाइप करोगे उतना इंटू 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड और ये है टाइम बेस्ड। अब बेटर कौन सा है? बेटर वही है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कंपनी इसको चूज़ करता है कि उसको कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कौन सा कंपनसेशन मेथड फॉलो करना है। कई बार ये दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ हो जाता है, कई बार ये दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ होता है, मतलब टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड दोनों को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन मूव करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, ये सारा चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 स्टाफिंग, वो तो पढ़ ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टाफिंग है ये चैप्टर का नाम, इसका हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। कई बार बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। 3 कंपोनेंट है इसके। ठीक है, पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, and the third one is training. This is the last part of your chapter. कंपोनेंट्स के अंदर फिर अगेन बाइफर्केशन है, सब बिट्स हैं, तो वो ख़त्म करेंगे तो हम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, ये तीनों को मिला देंगे तो स्टाफिंग होगा। ठीक है, चाहे आप नीचे से ऊपर देखें चाहे ऊपर से नीचे देखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, आप जानते ही हैं। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, सिलेक्शन मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है। लास्ट 2-3 क्लास में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट मतलब हम हमारे लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर एम्प्लॉय ढूंढते हैं, पहले ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे एलिजिबल बैचलर के लिए, उसके लिए प्रॉपर, अगर जैसे मान लो कि कोई शादी के योग्य है, ठीक है,
कोई लड़का या लड़की, बॉय और गर्ल, ही इज़ रेडी टू मैरी, तो उसके लिए प्रॉपर ब्राइड या ग्रूम ढूंढते हैं। ठीक है, गर्ल के लिए ग्रूम ढूंढेंगे ऑब्वियसली, और बॉय के लिए ब्राइड ढूंढेंगे। तो वो होता है रिक्रूटमेंट। फिर ढूंढने के बाद हम करते हैं सिलेक्शन। जैसे हमारे पास प्रपोजल आ गया, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी मैंने सीता का स्वयंवर वाला चीज़ डिस्कस किया था। वो सीता का स्वयंवर में क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। फिर सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग दिया जाता है। जब शादी वादी हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपको इस घर में किस टाइप से रहना है। तो वो सारा स्टेप है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। वो सब चीज़ को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको आज ओवरऑल आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ, फिर इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होते जाएगा। आज तो पॉसिबल नहीं इतना आज ही ख़त्म करने का। देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है, आप ये चीज़ देखिए। रिक्रूटमेंट का दो तरीका है। ठीक है, मैं आपको आज ओवरऑल व्यू देता हूँ चैप्टर का कि किस टाइप से चैप्टर डिवाइड हुआ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का दो तरीका होता है। अगेन इसको आप माइंड मैप भी बोल सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो हम चूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल। मैं ये सारा चीज़ को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बार बार आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा बिट किसके अंदर है। इसीलिए आज मैं आपको दे देता हूँ। विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब हम एम्प्लॉय को ढूंढते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल ऑपोजिट इसका, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ढूंढते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का भी अंदर में बहुत सारे सब बिट्स हैं। अब देखो, पहले फर्स्ट वी सी इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें। इसके अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हम पढ़ेंगे। अब इसके तरीके भी हैं। ठीक है, इसके अब मेथड्स हैं, दो मेथड हैं। क्या है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ठीक है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन क्लियर है। एक्सटर्नल का क्या तरीका है, एक्सटर्नल का भी अपना मेरिट्स डिमेरिट्स है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, कॉमन मेथड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स। थर्ड नंबर है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी। तो ये सारे इसके एक्सटर्नल मेथड्स हैं। ठीक है, और भी हैं ऐसे करके, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये सारे आप देख लेंगे। तो मैं आज ये बता क्यों रहा हूँ, ताकि आप, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन किसके अंदर में आता है। फिर आपने नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे चैप्टर, तो आप ये डायग्राम को अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बना लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा आप इसमें लिख लेंगे। हुआ। अब सिलेक्शन का क्या है, सिलेक्शन के अंदर में क्या है, सिलेक्शन के लिए भी अपने स्टेप्स हैं। सिलेक्शन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखो।
सिलेक्शन, पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि सिलेक्शन मतलब होता क्या है। पहले आप मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे मीनिंग पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे स्टेप्स, कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। इसमें है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सारा चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। डोंट वरी अबाउट दिस, मैं सारा चीज़ को डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये है प्रीलिमिनरी स्कैनिंग। सेकेंड है सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसको कि आप इंटरव्यू के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है चेकिंग बैकग्राउंड। फिर उसके बाद है सिलेक्शन डिसीजन। मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। जॉब ऑफर, जॉब ऑफर। और उसके बाद लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये सिलेक्शन का स्टेप्स हमने देखा कि सिलेक्शन के अंदर में ये स्टेप्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद में ट्रेनिंग वाला पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है। ट्रेनिंग वाले पार्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ट्रेनिंग में पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग का नीड, हम पढ़ेंगे नीड। फिर टाइप्स है, टाइप्स में दो टाइप का है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ठीक है। टाइप्स में दो टाइप के होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। पहले हम ट्रेनिंग का ज़रूरत पढ़ेंगे, फिर उसमें उसका टाइप पढ़ेंगे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ठीक है। ऑन द जॉब मतलब जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब मतलब जॉब के अलावा आपको अलग से ट्रेनिंग करवाया जाएगा, उसको बोलेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। अब ऑन द जॉब के अंदर में अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो आप देखेंगे। मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ, आज ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके एंड मत करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ और ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। ठीक है। फिर उस वक्त मत बोलिएगा कि समझ में नहीं आया। ठीक है। ये डायग्राम सारे बच्चे बना लेंगे कॉपी में, ताकि जब मैं पढ़ाते जाऊँगा आप रेफ़र कर लें। ठीक है। अब ऑन द जॉब में क्या होता है, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे।
ऑन द जॉब में देखो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ऑन द जॉब में 3 प्रोसेस है, 3 मेथड्स हैं। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटाइशिप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाँ, सेकंड है इंटर्नशिप, थर्ड वन इज इंडक्शन, इंडक्शन और ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन। ठीक है, ये ऑन द जॉब के तरीके हो गए। ऑफ द जॉब में लाइकवाइज क्या है, एक ही है, वेस्टिबुल। क्या, वेस्टिबुल। VESTIBULE। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप में आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा स्टाफिंग का चैप्टर। कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें एक एक बिट के ऊपर CBSE क्वेश्चन करता है, तो ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये डायग्राम क्यों मैंने बनाया है अभी क्लास में, क्योंकि आपको पता चले कि किसके अंदर में क्या है। अदरवाइज़ आप बोलेंगे कि इंटर्नशिप तो रिक्रूटमेंट का पार्ट है, या फिर आप बोलेंगे सिलेक्शन टेस्ट जो है ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो पहले करवाया जाता है रिक्रूटमेंट के वक्त। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो बोल करके ये पूरा डायग्राम है, और इसको सारे बच्चे कॉपी में बना लेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन किसके बाइफर्केशन में है। मैं यहाँ पे तो थोड़ा क्लमजी हो गया है स्पेस का कमी के कारण, आप कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से अच्छे से बना लेंगे। अगर 2-3 कलर के आपके पास पेन है तो आप 2-3 कलर के पेन यूज़ कीजिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। 1 2 3, ये है रिक्रूटमेंट, ये है सिलेक्शन और ये है ट्रेनिंग। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। कंपोनेंट्स का मैंने एक माइंड में बनाया है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो और आप इस चैप्टर को ईजीली समझ जाएं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।